बोइंग को शुरू से पता था कि ये डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट नहीं किया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं तो आप पूरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ट्रांसक्रिप्ट दे देते। लगातार जो हादसे हम देख रहे हैं भारत में होते हुए, और सबसे बड़ा हादसा 12 जून को जो हमने देखा, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होती है। क्या दिखाई देता है आपको रिपोर्ट के बाद? एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता कि एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो इंटेंट ही नहीं है कुछ अच्छा काम करने का। जो मैन्युफैक्चरर है, जो जहाज बनाता है और जो इंजन बनाता है, उनको आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, और पूरा रुख मोड़ दिया पायलट की तरफ। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी नहीं बख्शा। जो वेस्टर्न मीडिया बोल रहे थे और कुछ भारत में भी लोग बोल रहे थे कि पायलट जो सुसाइड एंगल है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसको एंटरटेन कर रहे थे। How difficult it is to turn off the switch, the fuel switch that the media has been talking about. How difficult it is? पहले खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ, बीच में एक डिटेंट आता है, उसके ऊपर से ले जाना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है। ऐसा स्विच नहीं है जैसे किसी पंखे का हो, उसको ऑन ऑफ कर दिया। और उसमें लिखा है कि 1 सेकंड में दोनों स्विच ऑपरेट हुए हैं। मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कर सकता है इतनी जल्दी, उसको ऊपर खींच के फिर ऑपरेट करे। तो हम उड़ा ही क्यों रहे हैं ड्रीमलाइनर? अगर TCMM में इतनी क्रिटिकल सिस्टम फेलियर है, इंजन्स हैं उसमें, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कुछ है उस पर इफेक्ट करेगा। तो हमारे पास वैसी एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें पायलट हो, इंजीनियर हो, which the country is missing. हाँ, तो हमें 787 के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है, हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं। तो जो सर्कुलर वो इशू करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है ये कर लो। गलती चाहे किसी की भी हो, सारा जो गलती का ठीकरा है वो पायलट के माथे पे डाल दो। यहाँ एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले कौन पहुँचता है? पायलट ही पहुँचता है, बिकॉज पायलट इज द लास्ट बैरियर। चाहे पीछे हजारों लोगों ने गलती की हो, लास्ट में अगर पायलट गलती करे तभी एक्सीडेंट होगा। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये फायदेमंद में है कि अगर पायलट के ऊपर डाल दिया जाए। जब एक विमान आसमान में उड़ता है तो हम सिर्फ उसकी रफ्तार और ऊंचाई को नहीं देखते, हम उस भरोसे को भी उड़ते हुए महसूस करते हैं जो हमने पायलट, एयरलाइंस और पूरे एविएशन सिस्टम पर किया होता है। लेकिन क्या हर फ्लाइट वाकई सुरक्षित होती है? क्या हर टेक ऑफ के पीछे एक मजबूत सेफ्टी चेन काम कर रही होती है, या फिर सिर्फ हमारी किस्मत? आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने हजारों घंटे की उड़ान भरी है और जिनकी कलम और आवाज़ दोनों फ्लाइट सेफ्टी की दुनिया में सुधार लाने के लिए जानी जाती है। इंडिगो और एयर एशिया जैसी बड़ी एयरलाइंस में सेफ्टी के अहम पदों पर काम कर चुके, रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के फेलो, और आज सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के जरिए वो भारत में एविएशन सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए मिलते हैं कैप्टन अमित सिंह से। कैप्टन अमित, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन इनटू एविएशन, 35 साल आपने गुजारे हैं, मतलब आप एविएशन को इन एंड आउट जानते हैं। और काफ़ी उसके बाद भी आप लगातार काम कर रहे हैं कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको सुधारा जा सके। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये जायज़ है जो बनता है, वो ये कि लगातार जो हादसे हम देख रहे हैं भारत में होते हुए, और सबसे बड़ा हादसा 12 जून को जो हमने देखा, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होती है। आपने भी जाहिर सी बात है उस पर स्टडी किया होगा। क्या दिखाई देता है आपको रिपोर्ट के बाद? देखिए, रिपोर्ट और एक्सीडेंट से ये पता चलता है कि अभी क्या हालात हैं एविएशन इंडस्ट्री के। एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता कि एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसका एक कारण मिला, कारण ठीक हो गया और उसके बाद एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। तो हमने पहले एक्सीडेंट्स देखे हैं, जैसे मैंगलोर में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इंक्वायरी हुई थी, उसके रिकमेंडेशंस आए थे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। कैलिकट अभी हुआ था 2020 में, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके भी रिकमेंडेशंस पूरी तरह नहीं हुए इम्प्लीमेंट। सो ये सब मतलब जुड़ते जाते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना तो कैलिकट का ना ही मैंगलोर का, इसका मतलब हम ये समझ लें कि अभी अहमदाबाद के बाद हम जो रिजल्ट अब हमारे हाथ में होगी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब हम इतना स्लो हैं, इतना केयरलेस हैं, हमारी सिस्टम इतनी लचर है, यही समझे हम? हाँ, वो इंटेंट ही नहीं है कुछ अच्छा काम करने का। मौका इस बार मिला था कि हम एक अच्छा काम करें और दुनिया को दिखाएं कि हम खुद भारत में ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई वो तो बहुत ही मतलब उसे इतना दुख हुआ देख के कि ऐसा मौका हमने गंवा दिया।
क्या क्या किस बात पे दुख हुआ आपको? मतलब रिपोर्ट जो थी वो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। जो पहले 30 दिन में आपको एविडेंस मिला है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर टेप्स में जो आया है, फ्लाइट डेटा में जो आया है, बस वही आपको रिपोर्ट में डालनी थी और पब्लिक को पेश करनी थी। लेकिन उसमें ऐसा मोड़ दिया उन्होंने कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो जहाज़ बनाता है, जो इंजन बनाता है, उनको आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, और पूरा रुख मोड़ दिया पायलट की तरफ। मतलब ऐसा इशारा किया कि पायलट कर सकता है, और ऐसे दो उसमें सेंटेंस डाले जिससे लोग अपने आप उसको जोड़ने लग गए, पायलट को जोड़ने लग गए कि ये पायलट ने ही गलती की होगी। कौन दो सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप? उसमें मतलब वो बात करते हैं कि इतने समय पे ये हुआ था, इतने समय पे ये हुआ, उसके बाद फ्यूल स्विच जो है वो मतलब रन से कट ऑफ पे जाता है। उसके बाद दो सेंटेंस डाल दिए कि एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? क्या तुमने बंद किया? हाँ, क्या तुमने बंद किया? दूसरा बोलता है मैंने बंद नहीं किया। अब उसमें ना टाइम स्टैम्प है, कब पूछा उन्होंने, किस पायलट ने किसको पूछा, और मतलब क्या बंद किया, ये भी लिखा कि क्या बंद किया। तो वहाँ पे ऐसे एक दो उन्होंने सेंटेंस छोड़ दिए, और मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है पूरा, वो तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि बोइंग वहाँ से आता है, तो बोइंग को बचाने के लिए और वो नैरेटिव चेंज करने के लिए वो सिर्फ पायलट के पीछे पड़ गए कि पायलट नहीं किया होगा। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी नहीं बख्शा। इंडियन मीडिया अगर ये रुख ले सकती थी कि पायलट ने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भी, जो वेस्टर्न मीडिया बोल रहे थे और कुछ भारत में भी लोग बोल रहे थे कि पायलट जो सुसाइड एंगल है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसको एंटरटेन कर रहे थे, या तो उस पर बात ही नहीं करते कि नहीं अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो डिबेट के तौर से उसको ला रहे थे, लेकिन उसको एक तरफ से बढ़ावा भी दे रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। सो आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये बोइंग को बचाने की एक कोशिश है? बोइंग को बचाने की कोशिश है, क्योंकि बोइंग का शुरू से अगर आप इतिहास देखो तो उनका जो 70 और 80 से जो जहाज़ बने हैं 737, उनमें कुछ तकनीकी खराबियां थी, मतलब डिज़ाइन प्रॉब्लम थी। उसके बाद 747 में डिज़ाइन प्रॉब्लम थी, 787 में डिज़ाइन प्रॉब्लम थी, जो अभी 737 मैक्स उसमें डिज़ाइन प्रॉब्लम थी। तो यूएस कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि बोइंग को शुरू से पता था कि ये डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट नहीं किया। एक्सीडेंट होने के बाद, और काफ़ी एक्सीडेंट्स होने के बाद, उन्होंने कुछ करेक्शन ली। उनका ये भी कहना है कि पहले उनके पास इम्यूनिटी थी कि थर्ड पार्टी, अगर कोई तीसरी कंपनी कोई बनाता है, इक्विपमेंट बनाता है जो बोइंग में लगा है, और उसमें डिफेक्ट हो तो बोइंग लायबल नहीं है। तो वो अभी 2016 में शायद उसको उन्होंने चेंज किया कि जो जहाज़ बना रहा है, अगर आपने किसी और को दिया है, जिसका मतलब नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। मतलब खामी इंजन में भी हो सकती है? खामी इंजन में भी हो सकती है, जो दिख रहा है। अगर आप हमारे पास तो डेटा नहीं है, बिना जितना मतलब 15 पेज की रिपोर्ट है कुल। अगर आप इथियोपियन एयरलाइंस का जो एक क्रैश हुआ था, उन्होंने 33 पेज की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है और सिलेक्टिव दी है। सो चुन चुन के दी है, और जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाए, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी। मतलब ये सीधा है कि बस काम करना है, एक रिपोर्ट लाना है, जनता को दिखाना है, इसलिए एक रिपोर्ट लेकर आ गए। हाँ, इट्स नॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट। नहीं, 30 दिन में उनको रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने बोला कि हमने रिपोर्ट दे दी है, अब हम आपको 1 साल बाद मिलेंगे। तो ये कम हुआ है। अच्छा, यू हैव फ्लोन, यू बीन इन कॉकपिट, मतलब आपने तो एक एक पार्ट को, पुर्जे को बहुत ही क्लोजली देखा है। How difficult it is to turn off the switch, the fuel switch that the media has been talking about? How difficult it is? फ्यूल स्विच, इसको बोलते हैं पिकल स्विच। तो स्प्रिंग लोडेड है, इसको पहले खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ, बीच में एक डिटेंट आता है, उसके ऊपर से ले जाना पड़ता है,
और फिर छोड़ना पड़ता है। ऐसा स्विच नहीं है जैसे किसी पंखे का हो, उसको ऑन ऑफ कर दिया। तो इसमें सेफ गार्ड्स हैं कि ऐसी इतनी आसानी से हो नहीं सकता। और उसमें लिखा है कि 1 सेकंड में दोनों स्विच ऑपरेट हुए हैं। तो ये मतलब मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कर सकता है इतनी जल्दी, उसको ऊपर खींच के फिर ऑपरेट करे। इसका एक ही तरीका है, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो, बिकॉज इस जहाज़ में कंप्यूटर्स बहुत हैं और ये सब जो स्विचेस हैं अल्टीमेटली एक सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर जो है इंजन में जो ईंधन की सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है ऑन या ऑफ। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो कहीं और से भी आ सकता है, जो उसको बोले, कंप्यूटर को बोले कि ये सप्लाई ऑफ कर दो। सो रिपोर्ट में जो है उन्होंने कुछ टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, जैसे 0808:39 पे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, हवा में उड़ा। उसके बाद 42 सेकंड पे वो बोलते हैं कि मैक्सिमम स्पीड आई 180 नॉट की, करीबन 330 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 47 सेकंड पे जो रैम एयर टर्बाइन है जो इमरजेंसी पावर देता है, उसने हाइड्रोलिक को पावर देना शुरू किया। सो ये जो टाइम स्टैम्प है 47, हाइड्रोलिक को पावर देना शुरू किया, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। अगर वो ये बताते कि रैट कब डिप्लॉय हुआ, उसके बाद हमें टाइम पता चलता है कि रैट डिप्लॉय होने में 2 सेकंड लगते हैं, उसके बाद ये होता है। तो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने दी नहीं हमें। ये जो है जो नॉन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे दी। So you believe it is being deliberately being done, hiding the details? It is a deliberate attempt? हाँ बिल्कुल। अगर आप ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं तो पूरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ट्रांसक्रिप्ट दे देते। शुरू में इन्होंने दिया है ATC का ट्रांसक्रिप्ट, जो ATC से वार्तालाप हुआ है वो उन्होंने लिख के दे दिया, बिल्कुल जैसे देना होता है एज पर फॉर्मेट, टाइम के साथ और एग्जैक्ट वर्ड। ये जो 2 सेंटेंस हैं, ये भी जो इन्वेस्टिगेटर है उसने बोला है मैंने सुना CVR के ऊपर, तो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये उसका है, मतलब उसने जो सुना है। तो ये जो शब्द हैं ये अलग भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर आपने सुसाइड थियोरी अगर आपने बोलनी होती तो आप क्लियरली दे देते। तो ना उन्होंने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दिया है, ना CVR दिया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली जो आपको हैरान कर देंगी कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर जो जहाज़ में होता है, अगर कोई जहाज़ पानी में गिरे, जैसे पहले गिर चुके हैं, गहराई में चला जाए या किसी पहाड़ के अंदर, मतलब जो इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, तो वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक हो जाता है कि यहाँ पे जहाज़ है। वो इमरजेंसी लोकेटर एक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल देगा। इस जहाज़ का वो चला ही नहीं इस इम्पैक्ट पे। और जो रिपोर्ट बोलती है वो बोलती है रिकमेंडेशंस निल, मतलब अगर आप नहीं चला तो बाकी जहाज़ों पे आप चेक नहीं करेंगे कि नहीं चला। इसके बाद DGCA ने ये कहा कि नहीं, सारे ड्रीम लाइनर्स की चेक होनी चाहिए फ्यूल स्विच, और उसमें आया कि कहीं किसी में कोई खराबी नहीं है। ये रिपोर्ट भी आई, सारे विमानों को चेक किया गया। मतलब हम ये मान के चले कि जो विसल ब्लोअर लगातार जो सवाल उठा रहे थे टेक्निकल स्नैग को लेकर ड्रीम लाइनर्स में, वो सब गलत थे, क्योंकि बार बार सवाल उठते रहे हैं ड्रीम लाइनर्स की टेक्निकल फॉल्ट्स को लेकर। देखिए ये जो स्विच है ये तो फिजिकल स्विच है, इसके ऊपर ये 2016 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और जो कि मैंडेटरी भी नहीं है। सो सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ आपको रिपोर्ट में दिखती है तो आपको DGC का वेट नहीं करना चाहिए, आपको खुद ही करना चाहिए कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ लिखी है। इसका मतलब 0.001% चांस भी नहीं लेना चाहिए, इमीडिएटली चेक करना चाहिए। आप क्यों DGCA की, एयर इंडिया क्यों DGCA की वेट कर रहा है? DGC बोलेगा तब करेंगे। जो हो चुका है बोइंग 787 पे, दोनों इंजन जिसके बंद हुए हैं वो जापान में हुए थे 2019 में, निपॉन वाले में, ऑल निपॉन।
लैंडिंग करते ही जैसे उन्होंने थ्रस्ट रिवर्सल लिए, दोनों इंजन बंद हो गए। उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। मतलब इतने साल हो गए, रिपोर्ट नहीं आई। दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए क्यों बंद हुए, तो ऐसा क्या छुपा रहे हैं। 2016 में ही बोइंग ने FAA से एग्जेम्पशन ली थी कि हमें ये जो TCMA है, जो थ्रस्ट कंट्रोल करता है, उस पर एग्जेम्पशन ली थी कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ साल के लिए एग्जेम्पशन चाहिए। और वही चीज़ 2019 में फेल हुई है। इसका मतलब जो आपके फिज़िकल स्विचेस हैं, बिना उसको हिलाए जो सॉफ्टवेयर है वो इंजन बंद कर सकता है, जैसे जापान में किया उसने। तो यहाँ भी सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आए तो उस वजह से बंद हो सकते हैं। अगर ये जो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं कि एक स्विच ऑपरेट हुआ, उसके 1 सेकंड बाद दूसरा ऑपरेट हुआ, तो इसमें ये देखने की बात है कि जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सैंपल करता है 1 सेकंड पे। इमेजिन करिए कि एक कैमरा है, वो हर 1 सेकंड पे आपकी फ़ोटो लेता है। उस बीच में जो हुआ वो आपको नहीं पता क्या हुआ। सो इसका सैंपल रेट है 1 सेकंड। जो स्विच का है इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन, उसकी सैंपल रेट 1 सेकंड। इसका मतलब अगर नैनो सेकंड वाली जानकारी नहीं मिलेगी। जो मिली सेकंड में अगर चेंज हुआ है, जैसे आपका 0840 पे एक आया, फिर 41 पे एक और आया, तो अगर 0840.99 वो रिकॉर्ड करेगा 0840, 0841 रिकॉर्ड करेगा। सो अगर एक स्विच 0840.99 पे ऑपरेट हुआ है, दूसरा 1 माइक्रो सेकेंड बाद हुआ है, तो सिस्टम 1 सेकेंड का गैप दिखाएगा, जबकि वो है मिली सेकेंड। तो हम उड़ा ही क्यों रहे हैं ड्रीमलाइनर? अगर TCMA में इतनी क्रिटिकल सिस्टम फेलियर है, देन व्हाई आर वी यूजिंग इट? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोई भी जहाज़ जब भारत में आता है तो इंडिया के रेगुलेशन बोलते हैं कि उनको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट इवैल्यूएट करना चाहिए कि जहाज़ में क्या है, क्या इक्विपमेंट लगा है, मतलब भारत के हिसाब से वो चलेगा कि नहीं। उनका जो बनते हैं किसी और देश में, तो सब देश जैसे इंजन्स हैं, उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कुछ है तो उस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो हमारे पास वैसी एक बोर्ड होना चाहिए, उसको बोलते हैं जॉइंट इवैल्यूएशन बोर्ड, जिसमें पायलट हो, इंजीनियर हो, व्हिच द कंट्री इज मिसिंग। हाँ, सो हम इंडिपेंडेंटली उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं कि अगर FAA ने सर्टिफिकेट दिया है तो ठीक ही दिया होगा, तो हम वैसे लेके चलते हैं। तो हमें 787 के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है, हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं। तो जो सर्कुलर वो इशू करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है ये कर लो। हमें ये नहीं पता कि ये सेफ़ है कि अनसेफ है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने आज तक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए हैं। जैसे तो इतने क्रैश के बाद भी, जैसे अभी 3 तो हमने नाम ले लिए, उसके अलावा भी तमाम हैं, जैसे कैलिकट ले लें, मैंगलोर ले लें, और ये बड़े हादसे हैं। इसके बाद भी हम अभी तक ये नहीं सोच पाए कि हमारा अपना एक बोर्ड होना चाहिए जो इवैल्यूएट करे, जो देखे कि मतलब प्रॉपर है या नहीं। So, वही जो है, टेक अ कॉल, द वॉचडॉग विल टेक अ कॉल, द रेगुलेटर। ये तो पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्ट्री या उसके ऊपर जिनकी विजन हो कि हमें अगले 25 साल 50 साल में कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, तो वो डिसाइड करेंगे कि विजन क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें बनेंगी। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप एविएशन रोड मैप देखें, वो भी इतना छोटा सा है, मतलब हमारी वो दूरदर्शिता है ही नहीं कि हम आगे देख सकें कि हमें क्या चैलेंजेस हैं, हमें क्या करना है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है इंटेंट की। 1997 में एक कमेटी बनी थी एयर मार्शल JK सेठ के अंडर, उसके अंदर और बड़े बड़े लोग थे। एक ही एविएशन की रिपोर्ट ऐसी बनी है जिसमें सच लिखा है पूरा, और वो रिपोर्ट आज तक नहीं निकली है। जो 97 में लिखा था उन्होंने कि क्या क्या खामियां हैं रेगुलेटर में,
कि रेगुलेटर इनकी एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इंडिपेंडेंस नहीं है। हालांकि अभी बोलते हैं कि सब बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं कि ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन उसी एक्ट में लिखा है दैट डीजीसी एंड एआईबी आर ऑफिस ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सो अगर So उनकी they are not अपॉइंटमेंट, autonomous. प्रमोशन सब वहाँ से आती है, तो वो कैसे ऑटोनमस हो गए? So these are the hindrances. हाँ, इंडिपेंडेंस, बिकॉज जैसे एयर मार्शल सेठ ने लिखा था कि जब तक वो अटैच्ड बॉडी रहेंगी और उनकी प्रमोशंस मिनिस्ट्री से आएंगी, तो वो अपना काम नहीं करेंगे, वो यही देखेंगे कि मिनिस्ट्री में क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, जो वो बोलेंगे वही काम करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, देयर आर 4 पिलर्स। आप ले लो मैन्युफैक्चरर से लेके रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड देन द पायलट। ये 4 पिलर्स में सुधार की संभावनाएं क्या क्या देखते हैं आप भारत में? मतलब कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हम पिछड़ रहे हैं? ये एक्सीडेंट का ये मतलब है कि सारी जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो फेल होगी। आपका एरर होता है, एरर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट से आए। एविएशन इतना सेफ है, मतलब ओवर रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इतने रेगुलेशंस हैं, इतने सेफ्टी बैरियर्स हैं, एविएशन अभी भी सेफ है, लेकिन एक्सीडेंट का मतलब कि सारे बैरियर्स फेल हो गए उस एरर को रोकने में। सो लोग अगर उस तरीके से सोचें, हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, इसका हम निकालें रूट कॉज और उसके बाद ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपने सिम्टम को एड्रेस किया है। जैसे आपको बुखार है, आपने उसके लिए गोली खा ली तो आपका बुखार चला गया, लेकिन एक्चुअल जो वायरस है उसको तो आपने अटैक नहीं किया, वो फिर आ जाएगा। That remains untreated. हाँ, सो ये बार बार इसीलिए एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता है, उससे पहले आपको बहुत इंडिकेशंस मिलती हैं। जो लिखा हुआ है उसमें, जो लोग लिखते हैं एक्सपर्ट्स, वो बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट से पहले आपको 1000 छोटे इंसिडेंट मिलेंगे, फिर करीब 300 सीरियस इंसिडेंट्स, उसके बाद एक एक्सीडेंट। तो आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स कितने बढ़ गए हैं, फ्लाइंग स्कूल एक्सीडेंट्स। इनफैक्ट आज मैं सुबह पढ़ रही थी कि इन द पार्लियामेंट इट वाज एड्रेस्ड बाय आवर एविएशन मिनिस्टर, if I am right, junior aviation minister. He was mentioning that Air India को कई दफ़ा रिमाइंडर भेजे गए, टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए उनको नोटिस जारी किए गए, बट दे डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस। ऐसा होता है, मतलब इतना इग्नोर करते हैं लोग, ऑपरेटर्स। 29 शो कॉज नोटिस, अगर आप डीजीसी की एनफोर्समेंट मैनुअल पढ़िए तो वो ये लिखती है कि अगर आप, ठीक है, एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, तो आपको पहले वार्निंग देंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो वो नौबत अभी तक नहीं आई है। तो इसको हम बोलते हैं डिटरेंट क्या है। फ़ाइन से, अगर आप फ़ाइन कर रहे हो, एयर इंडिया को एक गलती के लिए 1 करोड़ का फ़ाइन भी हो चुका है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। लेकिन वो पैसा देने को तैयार है, उनके पास पैसा है, तो वो जो 29 शो कॉज हैं सबके लिए पैसा देंगे और निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई डिटरेंट नहीं है कि जो उनको ऐसा लगे कि अब बहुत हो गया, अब हमें थोड़ा रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअल गलती है कहाँ पे। वो तो एक्सपेंशन मोड में है कि हमें इतने जहाज़ लाने हैं और आगे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है, प्रॉफिट कमाने हैं। आपने कैप्टन अमित ये एज अ पायलट ये महसूस किया है, मुझे लगता है हर पायलट ने ये महसूस किया होगा कि गलती चाहे किसी की भी हो, सारा जो गलती का ठीकरा है वो पायलट के माथे पर डाल दो। आपको क्या लगता है? जी, सवाल यह है कि एक्सीडेंट साइट पे जहाँ एक्सीडेंट होता है सबसे पहले कौन पहुँचता है? पायलट ही पहुँचता है, बिकॉज पायलट इज़ द लास्ट बैरियर। चाहे पीछे हज़ारों लोगों ने गलती की हो, लास्ट में अगर पायलट गलती करे तभी एक्सीडेंट होगा। सो सबसे पहले हाईलाइट पायलट ही होगा। और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये फ़ायदेमंद में है कि अगर पायलट के ऊपर डाल दिया जाए। सो इसमें 2 टाइप के, इसको हम रूट कॉज बोलते हैं।
जो पायलट की गलती है वो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। वो सबसे पहले था कि उसने गलती की, उसके पहले जितने लोगों ने गलती की वो कोई नहीं देखता। सो जो ये है जुडिशरी का काम है ब्लेम करना, किसी आदमी को ब्लेम करो, उसको फाइन करो या सजा दो। लेकिन जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन होता है उसका काम होता है रूट कॉज ढूंढना, कि अगर वो चीज़ हम ढूंढें और उसको मतलब हटा दें बिल्कुल, तो वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं शुरू, वो चेन शुरू नहीं होगा। तो वहाँ नीचे तक जाना है, तो उसके लिए हमें सिंपलेस्ट होता है वाई पूछना, क्यों ऐसा क्यों हुआ। 5 बार अगर आप पूछो तो आप वहाँ पहुँचोगे। सो पायलट ने गलती की, क्यों गलती की? उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, क्यों ट्रेनिंग ठीक नहीं थी? क्योंकि टाइम कम स्पेंड हुआ, क्यों टाइम स्पेंड हुआ? क्योंकि नेटवर्क में आपको पायलट्स जल्दी चाहिए थे, क्यों जल्दी चाहिए थे? क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना था। तो अगर आप 5 बार पूछो तो आ जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट के बारे में पीछे जब भागोगे तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। सो सेफ्टी हम बोलते हैं बैलेंस है बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। एक चीज़ को आप ज़्यादा करोगे प्रोडक्शन, तो प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। प्रोटेक्शन को ज़्यादा करोगे तो बैंक्रप्सी आ जाएगी। तो उसको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस करना कंपनीज आज तक सीख नहीं पाई। तो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स हैं, पीटर ड्रकर और बाकी, वो ये बोलते हैं कि कंपनीज का काम मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं है, रीजनेबल प्रॉफिट है। कि आप प्रॉफिट कमाओ लेकिन रीजनेबल, नॉट एट ये नहीं कि द maximum- स्टेक ऑफ द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स। तो अभी तो वो इतना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में कि हमें सालों साल इतना प्रॉफिट दिखाना है, एक से ज़्यादा, एक साल उससे ज़्यादा अगले साल, तो उस चक्कर में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हाउ डू यू रेट द ग्रोथ ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया? कि रेट तो हम तीसरे नंबर पे अभी, अमेरिका और चीन के बाद। तो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है पोटेंशियल। इतने लोग हैं हमारे देश में जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम जहाज़ ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इंस्टीट्यूशन बनानी है, वो हम नहीं कर रहे। अभी भी जितनी ट्रेनिंग है, अगर आप देखिए पायलट ट्रेनिंग मैक्सिमम आउटसोर्स्ड है बाहर की कंपनीज़ के लिए। अगर आप ग्राउंड स्टाफ और बाकी लोगों की ट्रेनिंग देखिए, वो भी फॉरेन कंपनीज़ कर रही हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते, उसकी भी ट्रेनिंग बाहर से करनी होती है। मेरा एक सवाल इस पे आना था, जैसे हम AAIB पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या हम अपना कुछ अपनी बॉडी नहीं क्रिएट कर सकते? हमने जो बॉडी क्रिएट की है उसमें लोग ही नहीं है। आपने 4 लोग निकाले DGCA से, उनको आपने AIB में डाल के बोला कि हमारे पास AIB है। सो जो कागज़ है, कागज़ के ऊपर सब ठीक है। ओके। तो बोलते हमने बनाना था, बना दिया, 4 लोग हैं यहाँ पे हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो कैपेबल है नहीं है, वो कोई देखता नहीं है। सो ये जो एक्सीडेंट है ये मतलब सबको एक्सपोज कर रही है कि आपके पास कहाँ हैं लोग। इन्वेस्टिगेशन को 1 महीना हो गया, आपके पास अभी टीम ही नहीं है। सो ये स्टार्ट होता है शिकागो कन्वेंशन से, जिसमें सारी कंट्री सिग्नेटरी हैं। वो बोलते हैं कि जैसे एक्सीडेंट हो, यू हैव टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। सो मतलब देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मल ऑर्डर। एक ऑर्डर कोई साइन करेगा, नॉर्मली DG AIB साइन करता है, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन होता है। उसका मतलब है कि पब्लिक को बताया जाए कि ये टीम है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर आपको कोई एविडेंस देना है, कोई विटनेस को आना है, किसी को आना है, तो इनके पास आइए। अभी तक ना कोई ऑर्डर हमने देखा है, ना गैजेट नोटिफिकेशन। तो कौन है इंचार्ज, कौन कर रहा है? तो इस पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। अब वेस्टर्न मीडिया को हमसे ज़्यादा पता है, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यही तो सैड पार्ट है, बिकॉज नो, इससे बड़ी बात है हम मना भी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज द डे द न्यूज़ ब्रोक, जिस दिन कि पायलट ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, मतलब इट वाज अ शॉक एटलीस्ट टू द पीपल हु नो एविएशन वेरी वेल, क्योंकि उनको तो लगेगा कि ये मतलब एक जनता को क्या मतलब, वो तो देख रहे हैं, मीडिया चला रही है, उन्होंने सुन लिया कि हाँ ये सही है जी, उसने जानबूझकर किया होगा। लेकिन ऐसा बहुत ही मतलब दर्द होता है जब देखो कि किस तरह पूरा मैनेज किया जाता है। सो अगर वेस्टर्न मीडिया को पता है कि CVR में क्या है,
कम से कम भारत सरकार को ये बोलना चाहिए कि CVR लीक नहीं हुआ है, CVR सिक्योर है। वो भी नहीं बोल रही। Why they are quiet? ये तो बात है, बिल्कुल क्वाइट है, क्यों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही। क्यों क्वाइट है, क्या लगता है आपको? बिकॉज उनको पता है उनके अंदर क्या खामियां हैं। अगर आप जो मिनिस्टर हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, उसमें वो 1-2 सेंटेंस ही रिपीट किए जा रहे थे कि हमारा AIB बेस्ट है, हमारा DGCA बेस्ट है, सारे चेक्स होते हैं। तो जो भी सवाल पूछ रहा था, चाहे पार्टी का हो या ऑपोजिशन का हो, सबका आंसर ये था कि हम बेस्ट हैं। अगर आप अपनी लिमिटेशन ही देखोगे, अपने अगर शास्त्र भी अगर आप पढ़ो, शास्त्रों में सबसे पहले लिखा है कि पहले अपनी अंदर झांको। हाँ कुछ अगर हो, सबसे पहले अंदर देखो कि हमारे अंदर कोई ऐसी खामियां तो नहीं थी कि इस वजह से हुआ। तो हम अंदर देख ही नहीं रहे, हम सब डिनायल मोड में कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? और रोज़ रोज़ एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? जिस तरह की घटनाएं हम रोजाना देख रहे हैं, उसके बाद जो लोग, जो दर्शक के प्रोग्राम देख रहे होंगे, और मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आते हैं वैसे कि मेरा बच्चा पायलट बनना चाहता है, मेरी बेटी बनना चाहती है, बेटा बनना चाहता है, तो हाउ डू यू सी एविएशन एज अ करियर? एविएशन एज अ करियर तो बहुत अच्छा है। मतलब स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आजकल वो भी आ रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपको मतलब सोसाइटी में स्टेटस मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, इस टाइप की चीज़ें हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म में आपको देखे तो आपकी इज्जत होती है। तो ऐसी मतलब डिफेंस छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन उसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत है लेकिन पैसा नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ये तो सरकार को या एयरलाइन को करना चाहिए। इसके बारे में मैंने सारे मंत्रालयों को लिखा है कि अगर आप CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कॉस्ट देखें, वो आपको 45-55 लाख में हो जाता है। उसके ऊपर 10 लाख लगाइए, आप 320 एंडोर्समेंट या 20 लाख लगाइए, तो मतलब 75 लाख, 65 से 75 लाख, 1 करोड़ के करीब चला जाता तो है। जो 1 करोड़ है उसके बीच में जो 25-30 लाख हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसे लोगों को मिलने चाहिए जिनके पास टैलेंट है। तो आपको जाना, अभी जिसके पास पैसा है वो कर रहा है CPL, उसको नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन उसको जॉब नहीं चाहिए। जिसको जॉब चाहिए एक्चुअली उसको नहीं मिल रहा है। तो आप ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी जगह आप टैलेंट को प्रमोट करें। आपको दिख रहा है कि शॉर्टेज हो रही है पायलट्स की। शॉर्टेज इसीलिए भी हो रही है क्योंकि लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिनको नौकरियां चाहिए आप उनको दे नहीं रहे। आप उनको दोगे, आप उनको रोल मॉडल बनाओगे तो और लोग आएंगे इंटीरियर से। ये तो उन लोगों की बात हो गई हु एस्पायर कि पायलट बनना है, चाहे पैसा हो या नहीं हो। लेकिन व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ पायलट? जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह की घटनाएं देखते हैं, जिस तरह मन में फियर तो होता होगा। और जो ये घटना घटी उसके बाद एक रिपोर्ट कहती है कि अगले ही दिन करीब 61 को पायलट एंड 51 कैप्टन्स दे रिपोर्टेड सिक। मतलब 100 से अधिक लोगों ने सिक रिपोर्ट किया। मतलब मन में कितना बड़ा डर होगा। मतलब एक दुर्घटना के बाद अगर आप उड़ान भरें एज अ पायलट, उसके बाद मतलब कोई भी आवाज़ आए, आवाज़ ज़्यादा हो या कम हो, आपको यही लगता है कि अब इंजन फेल हो गया। तो सारा टाइम आपको ये लगा रहेगा कि अब कुछ हो गया। तो वो स्ट्रेस, टेंशन इतना बढ़ जाता है, लोगों को मतलब एंग्जाइटी हो जाती है। तो उससे बेटर है कि वो ना फ्लाई करें। सो जो रिपोर्ट से क्या वो ठीक ही है, बजाय कि वो टेंशन में फ्लाई करे उसके बाद कोई और गलती करे। इससे बेहतर है कि रिपोर्ट से करें। तो रिपोर्ट से ये मतलब नहीं है कि उनको कोई बीमारी है। तो ये भी मतलब
वो विमान चालक मेंटली दे वर नॉट हाँ। प्रिपेयर्ड। तो जहाँ पे हैं मतलब अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपको उस सीट पे होना चाहिए टू डू योर जॉब, आप कहीं और नहीं होना चाहिए। तो दैट मिसमैच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है, पायलट्स ने सिक रिपोर्ट किया, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो पायलट्स के मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल हेल्थ पर कितना ध्यान देती है? जो FDTL है, या मतलब थोड़ा समझाइए, जो लोग नहीं जानते क्या है FDTL और कितना उनका ख्याल रखा जाता है कंपनियों द्वारा, रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा। जो फटीग है ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। ये ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना DGC एक्सपर्ट है जो रूल बनाती है। ये साइंस है और साइंस में भी इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जैसे आपका न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, स्लीप साइंस, ऐसे 5-6 साइंसेस हैं। वो मिलके फिर बताएंगे कि कितना है। सो 1997 से जो नासा ने रिसर्च की है, बोलते मैक्सिमम जो फ्लाइट ड्यूटी पीरियड है आप काम कर सकते हैं 10 घंटा है। उसकी ज़्यादा करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारी जो है रेगुलेशन वो 13 घंटे भी परमिट करती है, 16 घंटे भी परमिट करती है। सो अगर आप पायलट की एक साइकिल देखें, फ्लाइट, उसको आप कभी भी उठा सकते हैं। रात को 12 बजे उठा सकते हैं, 12 बजे से दिन के 12 बजे, या सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे, दोपहर के 3 बजे से लेके रात के। तो जो 95 जॉब है उसमें ये होता है कि जो इंसान बना है वो ऐसा बना है कि रात को सोए और दिन में जागे। लेकिन अगर फ़्लाइट्स आपने उड़ानी है और लॉन्ग हॉल उड़ाना है, अमेरिका जाना है या अपने फ्लीट की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है, तो आपको ऐसे जो समय है जब सोने का समय है तब पायलट को जागना पड़ेगा। तो हमारा सर्केडियन रिदम होता है एक, जब बॉडी अलर्ट होती है और बॉडी सुस्त हो जाती है, वो ऊपर नीचे जाता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसको रीसेट होने में टाइम लगता है। और ये जो टायर्डनेस है, आप थक जाओगे। अगर आप थक जाओगे, 8 घंटा सोओगे तो आप वापस आ सकते हो, लेकिन थोड़ी थकावट वो कैरी ऑन हो जाती है अगले फ्लाइट में, अगला साइकिल। तो जो जब इकट्ठा हो जाता है तब वो फटीग के रूप में आता है। फटीग मतलब आप ठीक से सोच नहीं सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो पायलट को डिसीजन लेना है वो डिसीजन मतलब सेफ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसका एक और उदाहरण देता हूँ कि जो अल्कोहल है वो बैंड है। क्यों बैंड है? बिकॉज अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे, ब्रेन पे, वो आपको बेसिकली आपके डिसीजंस पे, उस पे इफ़ेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे। अगर आप फटीग्ड हो, उसका सेम इफ़ेक्ट होता है एज अल्कोहल। अगर आप 17 घंटे नहीं सोए हो, दैट इज़ इक्वलेंट टू ब्लड अल्कोहल लेवल ऑफ 0.05%, जो कि बहुत हाई है। ड्राइविंग में भी 0.02% परमिटेड है। तो हमारा जो FDTL है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम, जितना हम काम कर सकते हैं वो 16 घंटे भी जा सकता है। सो सुबह आप जब उठे हो, उसके बाद तैयार हो के एयरपोर्ट गए और शाम को वापस आए या लास्ट लैंडिंग की है, उसमें इतना हो सकता है टाइम। कितनी देर, कितने घंटे परमिटेड है एक पायलट को? 13 घंटे परमिटेड है ड्यूटी टाइम। उसमें फ्लाइंग टाइम कम होगा, लेकिन ड्यूटी पे तो आप हैं। हाँ, अब तो पायलट का काम है कि हर पायलट एक फ्लाइट में हज़ारों डिसीजन लेता है। ये नहीं कि सिर्फ उड़ान भरना और उतरना है, वो हज़ारों डिसीजन लेता है कि कितना ईंधन उठाना है, कितना वेट लेना है, कितने पैसेंजर, और जो कैबिन क्रू है उसको क्या ब्रीफ करना है, इंजीनियर को ब्रीफ करना है, मतलब वो जहाँ सारे लैंड करना है वहाँ सिचुएशन, वेदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पायलट का यही जॉब है कि वो कॉन्टिन्यूस ड्यूटी पे रहता है।
अगर आप आम आदमी को देखें 9 to 5 जॉब, आपको लंच ब्रेक मिलता है। लंच ब्रेक में आप अपना डेस्क छोड़ते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है, फिर वापस आते हैं। पायलट जो है वो ड्यूटी पे रहता है, फ्लाइंग कर रहा है, फ्लाइंग करते हुए खा रहा है, अपना लंच खा रहा है। तो ऐसा जॉब कहीं है नहीं। और आप सारा टाइम बैठे रहो, मॉनिटर करते रहो कि कब कुछ होगा और हम टेक ओवर करेंगे। तो जैसे ये आप कह रहे हैं 14 आवर्स ड्यूटी टाइम, उसमें 2 घंटे तो पहले भी जोड़ लो, 2 घंटे बाद भी जोड़ लो कि इंजन स्विच ऑन से पहले वो घर में उठेगा, तैयार होगा, एयरपोर्ट पहुंचेगा, फिर इंजन स्विच ऑफ होगा तो वो निकलेगा, फिर अपने घर तक आएगा। हाँ, सो ये बीच का जो टाइम मिला, फिर वो रेस्ट पीरियड कितने देर का होगा? रेस्ट पीरियड आपको 12 घंटे का मिलेगा। सो ये 12 घंटे सफिशिएंट होता है टू रिकवर? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, जो इंडिया का फ्लाइट ड्यूटी टाइम है वो साइंटिफिकली डिज़ाइन नहीं है। अगर आप यूरोप का देखें, यूरोप ने कैसे बनाया, उन्होंने डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, पैनल बनाया डॉक्टर्स का, 12 डॉक्टर्स, डिफरेंट स्पेशलिटीज़, कि आप बताइए हमें कि साइंस के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उन्होंने अब लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी जिसमें डॉक्टर्स थे और सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, रेगुलेटर, पायलट, कैबिन क्रू, इंजीनियर, जो भी इफेक्ट होता है वो थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको फॉर्मलाइज कैसे करना है, कितना मैक्सिमम रखना है, कितना नहीं रखना है। जैसे पायलट है, हफ्ते में 60 घंटे ड्यूटी पे रह सकता है मैक्सिमम। अभी ILO और WHO ने एक जॉइंट रिलीज़ दी है कि 2016 या 19 में वर्ल्ड वाइड 745,000 डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक। क्यों हुई है? हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने का। हम तो 60 घंटे करते हैं। वो भी जब आप उड़ान भरते हैं तो आपका बॉडी प्रेशर बार बार चेंज होता है। जैसे एज अ पैसेंजर अगर मैं कहीं जाऊँ, यहाँ से मैं जा रही हूँ सपोज देहरादून, बॉम्बे, कहीं भी एक सेक्टर भी फ्लाई कर रही हूँ तो थक जाते हैं। हाँ, लेकिन एक पायलट 4 लैंडिंग करता है, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कोची, कोची टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली बैक। तो बॉडी प्रेशर जो उसका इम्पैक्ट कितना आता है एक पायलट की लाइफ पर, हेल्थ पर? हाँ, तो बॉडी प्रेशर है प्लस आपका जो नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, सो ये सब चीज़ें मतलब हेल्थ पे। आफ्टर डिफेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ पायलट की है। सो टेक ऑफ और लैंडिंग में जो मेजर किया है, हार्ट रेट एकदम से एलिवेट हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है कम होता है। वैसे प्रेशर बढ़ता है कम होता है, ऑक्सीजन लेवल चेंज होता है ऊपर जाके। सो आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हर फ्लाइट में, मतलब दिन में 4 बार आप ऊपर नीचे करते हैं, सारे इफ़ेक्ट आते हैं। नंबर ऑफ कैंसर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं बिकॉज सन से एक्सपोजर होता है, डायरेक्ट कैंसर वो बढ़ रहा है। जो आप सांस ले रहे हैं, पायलट्स में बढ़ रहा है कैंसर की प्रॉब्लम। जो क्रू, पायलट और कैबिन क्रू, आप जो सांस लेते हैं आपको लगता है कि बिल्कुल साफ हवा है वो, लेकिन वो हवा कहाँ से आती है? वो इंजन के थ्रू आती है। इंजन से सक होती है, फिर वो फिल्टर होती है, फिर अंदर और फिल्ट्रेशन होती है, फिर आती है। लेकिन इंजन में ऐसे ऑयल होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, तो उनसे मिल के आती है। सो यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे कोर्ट केसेस हुए हैं जिनमें वो केस जीते भी हैं। इसको बोलते हैं हम टॉक्सिक एयर। तो जो हम हवा ले रहे हैं अंदर, उसमें ऐसे कैंसर क्रिएटिंग पार्टिकल्स हैं। मतलब योर लाइफ इज ऑलवेज एट रिस्क, हर तरफ से। मतलब तकनीकी रूप से अगर जहाज नहीं चले तब रिस्क है, आप जो सांस भी ले तब भी रिस्क है, जो आप सन एक्सपोजर है उसमें भी रिस्क है, स्ट्रेस है वो भी रिस्क है। तो उस हिसाब से जब आप इतना एक स्ट्रेसफुल जॉब में होते हैं और जब हर वक्त एक चुनौती एक कप्तान के सामने या पूरे क्रू के सामने होती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीते 10 सालों में अब तक ये हम मानते थे, आम लोग यही मानते थे कि एक पायलट की सैलरी बहुत होती है, हाँ, मतलब एक रिस्पेक्टेबल से भी काफ़ी ऊपर। लेकिन क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि कई पायलट्स ने का ये कहना है कि उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है।
सो जब आप एक अच्छी जॉब में हो, अच्छे प्रोफाइल में हो, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे आता है एक पायलट की लाइफ में? कि सिंपलेस्ट है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, मतलब उस इन्फ्लेशन के रेट से हाँ, क्या सैलरी बढ़ी है? सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। सो अगर एक आप पायलट का 1 हफ्ते का प्रोग्राम देखें, 7 दिन का, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है कि वो पूरा दिन फ्लाई करे, उसके बाद जब वापस आए तो बिल्कुल थके हार में हो, सो जाए, सो के उठे तो दूसरी फ्लाइट पे। मतलब घर में और सोसाइटी में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो है ही नहीं। उसको बोल दिया कि वो तो पायलट है, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये घर सही वाले बात है। यही बोलते हैं। ना उसके पास जिम जाने का टाइम है, ना अपने आप मतलब रख रखाव का टाइम है, या सोसाइटी अपनी में कोई दोस्तों को मिले। लाइफस्टाइल नहीं है अपना। हाँ। हाँ। तो डिस्ट्रेस करने का टाइम या सोसाइटी से लोगों से मिलने का टाइम, तो ये सब मेंटल उस पे मेंटल हेल्थ पे आता है कि आप एक ही चीज़ बार बार करे जाए, बार बार करे जाए, और आपको कोई चेंज नहीं मिले, कोई ब्रेक नहीं मिले, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस जो है तो वो कैसे होगा। प्लस जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। कहीं लड़ाई चल रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे भी एक खबर आई थी कि एक पायलट फेल सिक ड्यूरिंग द फ्लाइट, कुछ शायद हार्ट का ही इशू था। तो ये हार्ट अटैक के मामले पायलट्स में बहुत देखे जा रहे हैं। सो इज इट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट द पायलट हैज़? देखिए, ये है इसको हम बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको जो पूरा सेफ्टी है वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि अगर वो देख रहे हैं कि पायलट अनफिट हो रहे हैं, टेम्परेरी अनफिट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, या परमानेंटली अनफिट, तो जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वो पता करेगा कि इतने अनफिट क्यों हो रहे हैं। वो उसको ट्रैक करेगा कि ये मतलब चिंता की बात है कि नहीं है। अगर चिंता की बात है तो किस वजह से है, हमारे रोस्टर की वजह से है जैसे वो फ्लाइंग कर रहे हैं, या पायलट में ही कुछ खामी है, किस वजह से। तो ऐसी कोई मतलब जांच अभी तक हुई नहीं है। हालांकि सरकार ने बोला है, और वो भी जब 1-2 पायलट्स की मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट से, या वो इन फ्लाइट इनकैपेसिटेट या सिक हुए हैं, सो उसकी वजह से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। और वो भी चेंजेस मतलब ऐसा है कि सरकार ने एक वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज़ करता है कि PIB. हमने PIB ने रिलीज़ किया कि हमने एक स्टडी की है, इन डेप्थ स्टडी फटीग की। उसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए हैं रेगुलेशन में। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, स्टडी की है, जब हम भी देखें क्या स्टडी की है। तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने RTI डाला एक कि जो स्टडी है वो हमारे साथ भी शेयर करो। तो बोलते नहीं नहीं, ये बहुत वॉल्यूमिनस है कि वो बात आपको शेयर नहीं कर सकते। आई सेड ये तो मतलब ईमेल में आ जाता है सब कुछ आजकल। तो ठीक है, तो मैंने अलग से पूछा कि दूसरी RTI में कि आपके पास जो रिकॉर्ड है, कितने फटीग रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास पिछले 2 साल में। तो उसका जवाब आया कि हमारे पास कोई फटीग रिपोर्ट्स नहीं है। आई सेड आपने एक जगह बोला है कि हमने एक इन डेप्थ स्टडी की है बेस्ड ऑन फटीग रिपोर्ट्स, आपके पास है नहीं फटीग रिपोर्ट्स, तो कैसे इतनी वो भारी होगी वॉल्यूमिनस। मतलब ये खाना पूर्ति ही है हाँ, कि मतलब कोई स्टडी हुई नहीं। 4 लोग मिले, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ये 24 घंटे हैं, इसको बढ़ा दो, 4 घंटे इधर 2 घंटे इधर। बिकॉज उसमें एक्सपर्ट्स को कभी शामिल नहीं किया जा रहा है कि एक बंदा जो वहाँ उसको झेल रहा है, एक बंदा जो सिस्टम में है, उससे हम कुछ सलाह लें जो एक्सपर्ट है उस चीज़ का। मतलब ये जस्ट एक आपस में ही मिलके मुझे लगता है कि कुछ भी रिपोर्ट निकाल देते हैं। तो जो पायलट है अफेक्टेड है, आप उसको भी नहीं पूछ रहे। आप उसको नहीं पूछ रहे, आप जो एक्सपर्ट है उसको नहीं पूछ रहे। सो इसमें DGCA क्या कर सकती है? बिकॉज क्या वो एक सिंबॉलिक बॉडी रह गई है बस? DGCA बोलती है कि हम एक्सपर्ट हैं। सर आप तो रूल मेकिंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप साइंस में तो नहीं हो एक्सपर्ट, मैं भी नहीं हूँ एक्सपर्ट। तो आप एक कमेटी बनाओ जिसमें सारे एक्सपर्ट हो। तो बोलते नहीं हम ही एक्सपर्ट हैं।
तो ये तो मतलब वायलेशन है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो रेगुलेशन है इंडिया को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ लिखी है कि जो रेगुलेशन है फटीग के दे हैव टू बी साइंटिफिक एंड दे हैव टू फॉलो द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोकॉल। तो पहला ही आप साइंटिफिक जो है उसका कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। और अगर आप देख रहे हैं कि इतने पायलट सिक हो रहे हैं तो आपने उसका कुछ उपाय भी नहीं ढूंढा है। इन द एंड इफ आई आस्क यू कैप्टन अमित कि अगर 5 रिकमेंडेशंस जो भारत की एविएशन व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर आप उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंटर्स वुड बी लाइक व्हाट? सेफ्टी में एक लाइन होती है जो उसको बोलते हैं हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये हाई रिस्क इंडस्ट्री है। सबसे पहले उसको बोलते हैं कि डेफरेंस टू एक्सपर्टीज़, कि जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनको लाइए। ये नहीं कि एडमिन वाला है वो टेक्निकल मामलों में डिसीजन ले रहा है। तो जो एक्सपर्ट है उसको आप लाइए, उसकी सुनिए आप। तो आप पहले आप एक्सपर्ट्स की सुनिए, उसके बाद इमीडिएट जो है स्टेप्स वो है कि आप जो ग्रोथ है, ग्रोथ को थोड़ा स्लो करिए और स्ट्रेंथन, फाउंडेशन स्ट्रेंथन करिए। अभी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो स्टिल्ट्स पे है, जहाँ प्रेशर पड़ता है वो ब्रेक कर जाती है। वो दूसरी बात है कि जो हम इंडियंस हैं बहुत रेजिलिएंट हैं, हम एक बार गिरते हैं तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन हम बार बार क्यों गिरते रहते हैं? उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइलिटी। सिस्टम फ्रेजाइल है कि जहाँ प्रेशर पड़ता है वो गिर जाता है। तो हम जो गिरते हैं आप उससे सीखना चाहिए कि हम क्यों गिरे ताकि अगली बार नहीं गिरे। हम वो सीख नहीं लेते हैं बिकॉज हम कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हम अपनी गलती डॉक्यूमेंट कर दें तो वो हमारे अगेंस्ट जाएगा। तो कम से कम डॉक्यूमेंट करें तो पता चले कि ये हमारी खामियां हैं, यहाँ पे हमें कवर अप करना है। तीसरा ये कि हम जो है मतलब अपोलोजाइज नहीं करते। अगर हमने गलती की है वो एडमिट करें, अपोलॉजी मांगे और आगे बढ़ें। तो हमारे कल्चर में अभी ये बन गया है कि अगर हम अपोलोजाइज कर रहे हैं तो हम एडमिट कर रहे हैं कि हमने गलती की है। अगर आप जापानीज़ कल्चर देखें तो अगर फ़्लाइट भी डिले हो तो सीईओ आके माफ़ी मांगेगा, पब्लिकली अपोलोजाइज करेगा। बिकॉज उनके कल्चर में है कि ठीक है गलती हुई है बट ये आदमी है रिस्पॉन्सिबल। एयर इंडिया का देखिए एक्सीडेंट हुआ, आज तक किसी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। नो वन, ना सीईओ, ना ग्रुप सीईओ, ना मिनिस्टर। तो कोई तो बोले कि हाँ मेरे वॉच के अंडर हुआ ये एक्सीडेंट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लेने को तैयार रिपोर्ट्स नहीं। चाहे जो भी कहे, हाँ। बट एक्चुअली Morally तो आपकी आपको कंपनी है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है बिकॉज पैसेंजर्स रिलाई ऑन यू, रिलाई ऑन अ ब्रांड, अपना भरोसा लेके चलते हैं वो। यू राइट। और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, ये नहीं कि एक तरफा डिसीजन कि डीजी से बोले हम ही एक्सपर्ट हैं तो हम ही लेंगे। मतलब पैसेंजर इज़ अ मेजर स्टेक होल्डर। तो पैसेंजर को पूछता नहीं है। जब आप रेगुलेशन बना रहे हैं कम से कम पैसेंजर को पूछिए कि आपके हित में है कि नहीं है। आपने बना दिया रेगुलेशन, उसको आपने बंद कर दिया ताले के अंदर, पैसेंजर को पता नहीं है रेगुलेशन है क्या। जैसे रिफंड्स का था कि अगर आपने फ़्लाइट को कैंसिल की तो आपको अगर रिफंड मिले तो आपको रेगुलेशन के हिसाब से पहले ऑप्शन मिलने चाहिए कि आपको कैश चाहिए या आपको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट नोट। तो प्री कोविड तक जो एयरलाइंस कर रही थी वो आपको ज़बरदस्ती क्रेडिट नोट दे रही थी कि क्रेडिट नोट ही मिलेगा ताकि आप हमसे फिर से टिकट लें। लेकिन रेगुलेशन में कब से लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपको कैश चाहिए कि नहीं, और क्रेडिट। मेरी मर्जी है एज अ स्टेक, मतलब एज अ पैसेंजर, ये मेरी मर्जी है कि मैं दोबारा आपसे लूंगी या नहीं लूंगी। सो पैसेंजर को ये नहीं पता कि रेगुलेशन में क्या लिखा है। तो आपको एक बॉडी चाहिए बीच में जो पैसेंजर राइट्स की बॉडी, जो ना कि आपको राइट्स बताए, आपको एजुकेट भी करे कि क्या एटिकेट है। अगर आप जहाज़ में ट्रैवल करना है तो ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हवाई चप्पल से जहाज़ तक सब चले तो आपको उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आपने एयरपोर्ट आना है तो ऐसे लाइन भी लगना पड़ेगा, सिक्योरिटी में करना पड़ेगा। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भी आ रहा है कुछ भी कर रहा है, मतलब लाइन बाईपास करके
मुझे ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं ले जा सकता। तो मतलब एजुकेशन लोगों के साथ में साथ, जैसे सीट बेल्ट हुई आई थी इनिशियली, तो सब ने रेजिस्ट किया था कि सीट बेल्ट हम नहीं पहनेंगे इनिशियली। तो लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए थे कि अगर नहीं पहनोगे तो ये होगा, एक्सीडेंट में ये होगा। जैसे आजकल सिगरेट बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कैंसर, साथ में फ़ोटो भी आती है। वार्निंग। पहले तो सिर्फ वार्निंग थी, इंजूरियस टू हेल्थ, आजकल फ़ोटो भी डालते हैं कि आपको दिखे कि आपका ये हाल हो सकता है। सो पैसेंजर को सिमिलरली दिखना चाहिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनो तो ये हो सकता है, अगर आप रूल्स नहीं फॉलो ये हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपकी ये आपको ये रिफ़ंड मिल सकते हैं, अगर फ़्लाइट डिले हो तो आपको इतना मिल सकता है। तो अभी तक तो पैसेंजर को कुछ पता नहीं है, वो एयरपोर्ट पे आता है, वो ढूंढता रहता है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। अभी धीरे धीरे उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया कि ये आपके राइट्स हैं। तो ऐसा मतलब इंडस्ट्री को अगर आपने बढ़ाना है तो आप सिर्फ जहाज़ ला के नहीं बढ़ा सकते, आपको पूरा उसको ग्रो करना पड़ेगा एज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब साथ में और भी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो उससे एसोसिएटेड हैं। तो एविएशन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें छोटी सी मतलब कोई अगर सुई भी बना रहा है वो भी आ सकता है, और जो जहाज़ के कंपोनेंट बना रहा है वो भी आ सकता है। अच्छा, पायलट्स की थ्रेट तो इस वजह से भी बढ़े होंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अब बहुत डिफरेंट हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें। सो द थ्रेट्स हैव इंक्रीज्ड। जैसे मौसम है बदल गया है, जो हमें पहले सिखाया गया था 30 साल पहले कि मौसम ऐसा होता है, मॉनसून ऐसी होती है, वो बिल्कुल बदल गया है। अभी मौसम बिल्कुल एक्सट्रीम चला गया है। अगर बारिश होगी तो बहुत तेज़ बारिश होगी, या तो बिल्कुल गर्मी होगी, गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये वेरिएशन बहुत हो गया है। तो उस समय चैलेंजेस कैसे हो जाते हैं? बिकॉज आप सोच के कुछ आते हो, अगर आपके सामने कोई बादल है, आप सोचो कि अभी मॉनसून है, मॉनसून में तो नॉर्मली कोई थंडरस्टॉर्म नहीं होते साथ में, तो इस बादल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अभी आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, मौसम बदल गया है। तो उस हिसाब से आपको अपने मतलब सेफ्टी बफर्स रखने पड़ेंगे कि इस बादल से हमें इतने मील दूर रहना पड़ेगा। ठीक है मॉनसून है, लेकिन नहीं, अभी मौसम बदल गया है। तो सारे मतलब अगर बारिश हो रही है और रनवे गीला है, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में रनवे गीला नहीं होता, सीधा फ्लड आ जाता है, इतनी बारिश होती है। तो अगर कोई पायलट लैंड करने आ रहा है और बॉम्बे में आ रहा है, उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा होगा, स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप कैप्टन सुमित सभरवाल को मिले थे, कभी जानते थे पर्सनली? मिला मैं ज़रूर हूँगा, बिकॉज वो इग्रुआ का है, मैं भी इग्रुआ का हूँ, 4th बैच, वो 7th बैच का था, तो मिला ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसी याददाश्त नहीं है। बट जो मैंने लोगों से सुना है, मतलब इंटेलिजेंट लड़का था वो, टॉपर अपने, मतलब उसके 100% रिफ्रेशर्स में आते थे, जो लास्ट मुझे बताया। तो ऐसा और अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखता था। लास्ट आई थिंक काफ़ी उसने लंबी चौड़ी बात की थी काफ़ी देर तक। तो नॉर्मल आदमी। ये जिस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मतलब चूँकि आप इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानते हैं, ये किसी पायलट के लिए करना बहुत मुश्किल हो सकता है जिस तरह के एलिगेशंस हैं। ये बहुत मुश्किल है। इवन अगर आप जर्मन एयरवेज़ का क्रैश देखें, जिसमें 320 बोलते हैं कि को पायलट ने सुसाइड किया था, कैप्टन को बाहर लॉक करके वो सीधा डाइव किया, उसमें भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन कि उसी ने किया। फिर उन्होंने उसकी बैकग्राउंड चेक किया, बैकग्राउंड में कुछ साल पहले, बहुत साल पहले उसकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, वो मेडिकेशन ले रहा था, तो उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेडिकेशन पे डाल दिया। लेकिन ऐसा कोई मतलब 100% प्रूफ नहीं है कि उसी ने किया। सो जैसे मैं बोला, इंश्योरेंस कंपनीज का ये होता है कि इंश्योरेंस उनको आसानी से मिल जाती है अगर पायलट के ऊपर डालें। अगर आप बोलें कि जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ वो ज़्यादा करेंगी इन्वेस्टिगेट, फिर वो ज़्यादा खुलासा होगा, फिर वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अभी 1200 1300 787 उड़ रहे हैं, तो सब में उनको करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। 2013 में पूरी फ्लीट ग्राउंड हुई थी, तो कितना नुकसान होगा उनको।
तो वो ये चाहते ही नहीं कि कोई भी उंगली उस तरफ उठे, वो दूसरी तरफ उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उनके पास प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने ऐसी लोगों के मन में शक डाल दिया कि ऐसा हो सकता है, तो लोग वही सोच रहे हैं। इन द एंड इतने सीरियस कॉन्वर्जेशन के बाद और इतनी समस्याओं के बाद, चुनौतियों के बाद, ये फिर भी माना जाता है एक ग्लैमरस जॉब है। व्हाट मेक्स इट सो ग्लैमरस? यूनिफॉर्म। अगर आप एयरपोर्ट पे चले यूनिफॉर्म पहन के, तो मतलब सारी नज़रें वही जाती हैं कि देखो पायलट आ गया है। अगर कोई बच्चा भी मिले, बच्चा भी मतलब वो अट्रैक्ट करती है यूनिफॉर्म। सो बच्चे को भी पूछो क्या बनना, पायलट ही बनेगा वो। जहाज पे आएगा तो सबसे पहले कॉकपिट ही देखना है उसने। तो ऐसा अट्रैक्शन है तो यूनिफॉर्म का और जॉब का। थैंक यू सो मच कैप्टन अमित, इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। बहुत अच्छा लगा, इतना तसल्ली से इतनी बात हुई। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर।